फोर्थ क्वेश्चन 4.3 का क्या कह रहा है कि द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। मतलब जो टैक्सी का फेयर है ना वो इस प्रकार से है। किस प्रकार से कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, और उसके बाद बाकी की जो डिस्टेंस है उसके लिए इट इज ₹5 पर किलोमीटर, उसके बाद ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड है उसको आप x किलोमीटर मानो, एंड टोटल फेयर एज y रुपए, और जो टोटल फेयर लगा है, टोटल किराया लगा है उसे y रुपए मानो। राइट ए लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद ड्रॉ ग्राफ, ग्राफ भी बनाना है इसका। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर और कुल किराया y रुपए हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो रैखिक समीकरण बनाए अभी, तो देखो कैसे बनाएंगे। तो सिंपल मेरे को दे तो रखा है इन्होंने x y, मुझे मानना भी नहीं, आप सीधा लिखेंगे कि पहले दिया है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड मतलब कुल तय की गई दूरी। कुल तय की गई दूरी कितनी दे रखी है इन्होंने खुद दे रखी है कि वो x किलोमीटर है कुल तय की गई दूरी। टोटल फेयर कितना दिया है, तो टोटल फेयर इन्होंने कुल किराया, तो कुल किराया भी इन्होंने दे ही रखा है आपको क्या, y रुपए। हमें बस यहां से क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो आप सीधा लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब जो क्या दिया है प्रश्न में आपको, तो सिंपल सी बात आपको दे रखी है कि किराया किस प्रकार से लग रहा है। तो मुझे ये बताओ, ये जो टोटल y रुपए किराया है, ये जो टोटल y रुपए फेयर है, ये कैसे आया होगा। तो सिंपल ऐसे आया होगा ना कि पहले किलोमीटर का पहले किलोमीटर का 5 रुपए दिया गया होगा, पहले किलोमीटर का 8 है, पहले किलोमीटर का 8 रुपए दिया गया होगा और उसके बाद का 5 रुपए पर किलोमीटर। तो एक बात जरा देखो, यहां लिखता हूं मैं, इधर है ये टोटल किराया। अब ये टोटल किराया निकालता हूं मैं, तो अगर टोटल किराया उसको देना है तो पहले किलोमीटर का देगी 8 रुपए, तो ये तो हो गया आपका पहले किलोमीटर का 8 रुपए सिंपल। इसके बाद बच गई जो दूरी उसका 5 रुपए पर किलोमीटर देगी। दूरी कितनी बच गई, तो देखो सिंपल सी बात है, कुल दूरी x किलोमीटर चली है, कुल x किलोमीटर चली है ना, तो कितनी बच गई। अब तो 1 किलोमीटर का किराया दे दिया 8 रुपए, अब बच कितनी गई, तो x माइनस 1 तो बच गई। x माइनस 1 का किराया कैसे देगी, 5 रुपए। कोई भी कैसे देगा, 5 रुपए पर किलोमीटर। एक सिंपल सी बात समझो, अगर मान लो x ना होके होता ये 20 किलोमीटर, तो अगर ये 20 किलोमीटर होता तो किराया कैसे देती, तो पहले देती 8 रुपए 1 किलोमीटर का, उसके बाद 5 रुपए देती कितने का, जो बच जाता, तो 20 में से 1 तो दे दिया तो 19 बच जाता ना। तो सिंपल ऐसे ही तो किराया देती वो, या देता जो भी यहाँ पे है। अब उसके बाद देखिए यहां भी वही काम किया, 8 रुपए पहले किलोमीटर का, कुल x चला, यहां पर 20 नहीं मान के x है, x चला तो x में से 1 घट गया। क्यों घटा, क्योंकि 1 किलोमीटर का किराया तो यहाँ 8 रुपए दे दिया ना, और 1 किलोमीटर घट के जो बच गई दूरी उसका 5 रुपए पर किलोमीटर है किराया, बस यही है। इसके बाद आपको इक्वेशन मिल गई, क्या है 8 जमा अंदर गुणा कर दो, 5x माइनस 5 बराबर y, ये हो गया आपका 5x माइनस 5 और प्लस का 8 तो प्लस का 3 बराबर y। मैंने कहा आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि यहां से भी वैल्यू निकलेगी, या स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या, 5x माइनस 3y बराबर, सॉरी 5x माइनस y बराबर 3 माइनस का, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही बात नहीं, सही तरीका है। अब यहां से आपको निकालनी है वैल्यू x y की 3, बताया था कैसे आलेख खींचेंगे, टेबल बनाएंगे, x y की 3 वैल्यू निकालनी है आपको, 1 2 और 3, कोई भी वैल्यू भरना लेकिन हिसाब से जिसकी वैल्यू ठीक ठाक आए, पॉइंट में ना आ जाए। तो बस 3 वैल्यू भर के 3 वैल्यू निकाल के ग्राफ खींच देना है। इक्वेशन आपको बस जो क्वेश्चन में दिया गया कंडीशन उसी को अप्लाई करके बना देनी है। क्वेश्चन जो नंबर 5 है, 5 में ये कह रहा है, लिखा हुआ है सिर्फ ये बताओ कि आप ये जो नीचे ग्राफ्स दिए गए हैं ना, ये इनमें से किस इक्वेशन का ग्राफ है, इन चारों में से कौन सी इक्वेशन का ग्राफ ये है, इन चारों में से कौन सी समीकरण का आलेख ये है। अब सिंपल सी बात ये समझो, अगर ये इनमें से किसी इक्वेशन का ग्राफ है, इसका मतलब इस ग्राफ पर जितने भी x और y की वैल्यू आएगी उनको हम इस इक्वेशन में भरेंगे तो दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर आपको अगर 3rd याद हो इसी एक्सरसाइज का, तो 3rd में यही तो था, बोला था कि ये जो पॉइंट है ना इसके उस पर है, आलेख पर है, ये पॉइंट उसके ग्राफ पर है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ग्राफ पर कोई पॉइंट है तो उसके जो एक्स वाई की वैल्यू है उस पॉइंट की,
उसको जब दोबारा इक्वेशन में भरते हैं तो लेफ्ट और राइट बराबर आनी चाहिए। तो अगर इनमें से जो तीन वैल्यू दी गई है ना हमें, एक ये एक ये एक ये, तीनों वैल्यू यहां भर के देखेंगे, तीनों सभी इक्वेशन में बारी बारी। सबसे पहले देखो यहां पर सबसे पहले है -1 और 1, पहले ये वाली वैल्यू, एक 0 0 है, 1 और -1 है, तो मान लो इस वाली वैल्यू को भरते हैं पहली इक्वेशन में। तो y की जगह भरेंगे 1, x की जगह एक बात बताओ, y इधर बराबर 1 है, x बराबर सॉरी हाँ y बराबर तो 1 है और x बराबर -1 है। देखो y बराबर x का मतलब क्या कि y की जगह y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, x की वैल्यू -1, क्या ये दोनों बराबर आई? नहीं आई ना, तो ये तो यहीं पर कैंसिल हो गया, ये तो इक्वेशन है ही नहीं। क्यों? इक्वेशन वो वाली होगी जिसमें ये तीनों वैल्यू पुट करके देखे ना और लेफ्ट और राइट बराबर आ जाए, सिर्फ तभी इक्वेशन। अगर एक भी वैल्यू गलत आई, मतलब लेफ्ट राइट बराबर नहीं आया, तो इक्वेशन नहीं है। इसमें तो पहले वाली ही गलत आ गई। इसमें चेक करते हैं, देखो जरा, -1 और +1, x की वैल्यू है, देखो पहले वाली x की वैल्यू है, तो x की जगह भरेंगे -1, प्लस में y की जगह 1 बराबर 0। ठीक है, ये वाला तो हो गया। इसमें ये वाली वैल्यू भरने पर ये बात बराबर आ गई लेफ्ट राइट, लेकिन तीनों भरनी पड़ेंगी। 0 + 0, तो देखो जरा 0 0 मतलब इसी वाले में भर रहे हैं, इस वाली में 0 + 0 बराबर 0। दूसरे वाला पॉइंट भी सेटिस्फाई कर गया यहाँ पे। तीसरा पॉइंट क्या है? 1 -1, तीसरे वाले में देखो 1 जमा -1 बराबर, ये भी 0 हो गया। फिर बाद देखो इन तीनों पॉइंट की वैल्यू, मतलब तीनों बार x y की वैल्यू इसमें भरने पर बराबर आया ना लेफ्ट राइट, इसका मतलब ये इक्वेशन। अब हमें बाकी चेक भी नहीं करना, क्यों? क्योंकि जब इस इक्वेशन का ये आलेख है तो इन दोनों का तो नहीं होगा किसी में से, तो आपका ये हो गया सही। राइट ऑप्शन क्या है आपका? सेकंड नंबर। तो बस ऐसे ही चेक करना है, वैल्यू पुट करनी है। मान लो अगर इसमें भी कोई सी एक वैल्यू नहीं आती बराबर, वैल्यू बराबर का मतलब जब x y की वैल्यू भरे ना तीनों पॉइंट से, तो लेफ्ट राइट बराबर है। यहां पर चेक करेंगे, 3 पॉइंट है यहाँ भी, 1 2 3 पॉइंट, इन तीनों पॉइंट से x y की वैल्यू निकाल के यहां भरेंगे। पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है, ये पता ही होगा आपको। अब देखिए -1 कहां रखेंगे? यहां पर, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो y की जगह 3, x की जगह -1 जमा 2, तो क्या -1 और जमा में 2 3 आता है? बिल्कुल नहीं, ये तो 1 आएगा, तो ये यहीं पर गलत हो गया, तो ये तो है ही नहीं आपकी। y बराबर x - 2, देखो पहली वैल्यू ही अगर गलत आ गई लेफ्ट और राइट, तो दूसरी क्यों चेक करेंगे हम? अब दूसरी इक्वेशन देखेंगे, y बराबर x - 2 है, y की वैल्यू क्या है? 3। देखो y और x की वैल्यू कंफ्यूज मत होना, यहां पर इन्होंने पहले y लिख दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ये है ना, इसमें बाद वाली y की वैल्यू होती है, पहले वाली x की होती है। तो y बराबर 3 भरेंगे, बराबर x की जगह -1 घटा, और वैल्यू क्या है आपकी? ये माइनस, देखो x की जगह भर दिया -1, माइनस ऐसे गए ऐसे और 2 ऐसे गए ऐसे, तो 3 बराबर -3 तो होगा नहीं, तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करी यहाँ पे। ऐसे ही थर्ड में देखिए, y की जगह भरेंगे आप, देखो यही वाली वैल्यू जब सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है तो आगे हम चेक नहीं करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो फिर ये वाली भी चेक करेंगे, ये हो रही है तो ये वाली भी चेक करेंगे। जब तीनों वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी इक्वेशन को, वो वाली इक्वेशन का आलेख है ये। तब देखो y बराबर, तो y बराबर -1 है, और ये फिर वही गलती हो जाती है, y बराबर 3 है, और -x मतलब माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा। बात समझ में आई ना? देखो माइनस तो ऐसे का ऐसे, x की वैल्यू भी -1 है तो प्लस का 1 माना जाएगा, माइनस और वैल्यू -1 तो प्लस का 1, और प्लस में 2, तो बिल्कुल देखो 3 आ गया। ठीक है, ये वाली सेटिस्फाई करेगी। 0 जमा 2, तो एक बात देखो जरा, इसकी वैल्यू क्या है? y की जगह भरेंगे 2, ये है 2, ठीक है। x की जगह भरेंगे -2, तो -2 + 2, ये भी सेटिस्फाई नहीं करी। जब ये तीनों को सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो चौथी का इक्वेशन सीधी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? 4 ऑप्शन है, बाकी आप चेक करोगे तो सारी वैल्यू। क्वेश्चन 6, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। मतलब क्या हिंदी में यह है कि एक पिंड द्वारा ना किया गया कार्य किसी अचर बल लगाने पर, मतलब एक कोई बल लगाया जाता है, कोई कांस्टेंट फोर्स लगाया जाता है, तो जो वर्क डन है ना, जो किया गया कार्य है पिंड द्वारा, बॉडी के द्वारा, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है किसके? टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। मतलब जितना कितना वर्क करेगी वो, जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, सिंपल सी बात है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले एक समीकरण के रूप में इसको व्यक्त कीजिए। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और उसका आलेख भी खींचिए। बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स, वो जो अचर बल लग रहा है ना, वो क्या मानना है आपको? 5 यूनिट मानना है, ठीक। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, उसके बाद फिर ग्राफ से हमें पढ़ के, ग्राफ देख के बताना है
द वर्क डन मतलब किया गया कार्य, जबकि क्या व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, जब डिस्टेंस कितनी है 2 यूनिट और 0 यूनिट। एक सिंपल सी बात समझो, पहले आप मानते हैं दो चीजें दी गई हैं, एक वर्क डन और एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो दोनों को हम मानेंगे। तो लो लिखते हैं लेट द वर्क डन, मतलब माना किया गया कार्य। माना किया गया कार्य क्या है, तो किया गया कार्य मान लिया हमने x यूनिट है, ठीक, इतने यूनिट उसने कार्य किया, वर्क डन किया। अब मानते हैं लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब माना दूरी, अगर कुछ कार्य किया है तो इसका मतलब डिस्टेंस भी ट्रेवल होगी, सीधी सी बात है ना। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी, जितना उस पर वर्क किया जाएगा। तो माना दूरी तय की, माना दूरी तय की कितनी, तो वो है y यूनिट। y यूनिट दूरी तय की, x यूनिट उसने उस पर कार्य किया गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है हमें, ये क्या दिया है मुझे, तो कुछ दिया ये है कि जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि जो वर्क डन है ना, जो किया गया कार्य है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुक्रमानुपाती है डिस्टेंस ट्रेवल के। कहने का मतलब कि जो x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। एक सिंपल सी बात है, ये आप पढ़ते हैं साइंस में, क्या कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर ये बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ेगा। कहने का मतलब अगर हम वर्क ज्यादा करेंगे, कार्य ज्यादा करेंगे पिंड पर, तो उसकी दूरी भी ज्यादा हो जाएगी, यही होता है अनुक्रमानुपाती। अब इसका मतलब देखो, ये जो कांस्टेंट क्यों देते हैं, ये जो दिया होता है ना कांस्टेंट, ये इसीलिए दिया होता है कि जब इसको प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे ना, इसकी जगह बराबर का निशान लगाएंगे, तो इस y के साथ एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट होता है आपका k। तो y x बराबर k y होगा, और इस k की वैल्यू ही है ये 5, जो k की वैल्यू है, कांस्टेंट की वैल्यू ही 5 है, तो x बराबर 5y आपको दिया हुआ है। तो अब इससे क्या करना है आपको, वही तो नहीं बनानी है। देखो इक्वेशन तो बन गई, आप इसको इधर ले आओ, x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, ये है आपकी दो चर वाली समीकरण। अब यहां से हमें कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात, देखो टेबल कैसे बनेगी, x y की वैल्यू निकालोगे आप, ये x ये y। एक बात याद रहे, x y की वैल्यू आप यहां भरो या यहां भरो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये भी तो वही इक्वेशन है, इसको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, मैं यहां भरता हूं। तो बात देखोगे, मैं y की वैल्यू भरता हूं 1, तो x की क्या आएगी 5, सिंपल सी। y की अगर 1 भर दी तो 5 गुना 1, x की वैल्यू देखो x बराबर 5 गुना 1 हो जाएगा ना, y की वैल्यू 1 भर दी तो 5 आ गया। ऐसे अगर y की वैल्यू 2 भर दी तो 10 आ गया, y की वैल्यू 3 भर दी तो 15 आ गया। ये 3 वैल्यू आ गई आपकी, 5 1 10 2 और 15 3। अब इसको आप ग्राफ पे नहीं लोकेट कर देंगे, ग्राफ तो बनाना ईजी है, सिंपल सा ग्राफ है इसका। तो कैसे बनेगा, मान लो ये ग्राफ है आपका, ये 0 1 2 3, ऐसे इधर भी 1 2 3 गैप लेके अपना, और 5 देख लेना x पर कहां है, y पर 1 कहां है, ऐसे आप इसका ग्राफ बना देंगे। अब देखो ग्राफ बनाने के बाद ये जो कह रहा है ना कि ग्राफ से रीड करके बताना है, अगर 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल की, तो डिस्टेंस अगर 2 यूनिट है तो वर्क कितना होगा। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है, एक बात समझना, डिस्टेंस का मतलब y, तो y की वैल्यू अगर 2 है, कह रहा है अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या है, यही तो पूछा है। तो आप देख नहीं लगेंगे, जहां पे y की वैल्यू 2 होगी x की वैल्यू क्या होगी 10 होगी, और ऐसी जहां पर y की वैल्यू 0 होगी। एक बात सोचो, जहां पर कार्य भी 0 होगा, जब ये आपका डिस्टेंस भी 0 होगी, तो वर्क कितना होगा 0। तो एक सिंपल सी बात है, जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तो ये 2 यूनिट क्या दिया है मुझे, डिस्टेंस दिया है ना, तो इसका मतलब आप डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस तो हमने y माना है, तो y पर जहां 2 होगा वहां पर x की वैल्यू क्या होगी, तो आपको दिख रहा है y पर जहां 2 होगा x की वैल्यू वहां पर 10 ही होगी, ग्राफ में वो 10 होगी, तो ऑटोमेटिक आप इसका आंसर लिख देंगे 10 यूनिट। ऐसी जहां पर y की वैल्यू 0 होगी, ये बात देखो, y की वैल्यू अगर 0 मान लेता हूं मैं, तो x की वैल्यू भी तो 0 आ जाएगी, तो इसका आंसर 0 यूनिट, इसका आंसर 2 यूनिट हो जाएगा, बाकी ग्राफ इससे बन जाएगा। 7th क्वेश्चन, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट्स है क्लास 9th की ऑफ ए स्कूल, टुगेदर मतलब टुगेदर मिलकर, कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, जो अर्थक्वेक के विक्टिम्स है, जो भूकंप पीड़ित लोग हैं, उनकी हेल्प के लिए उन दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किए 100 रुपए। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डेटा, एक लीनियर इक्वेशन लिखिए जो इसको सेटिस्फाई करता हो, और ड्रॉ ए ग्राफ, इसका ग्राफ भी बनाना है, ड्रॉ ए ग्राफ। एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान किए।
एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो, और इसका आलेख भी खींचिए, आलेख भी खींचना है इसका। अब देखो सबसे पहले तो उन दोनों की मानेंगे आप, तो मान लिया लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड, मतलब दोनों ने कितना कंट्रीब्यूट किया पहले मानना पड़ेगा ना। लेट यामिनी कंट्रीब्यूटेड मतलब माना यामिनी ने अंशदान किया, यामिनी ने अंशदान किया। तो यामिनी ने मान लिया हमने किया कि x रुपए किया, ठीक। तो ऐसे ही लेट फातिमा ने भी किया होगा, लेट फातिमा कंट्रीब्यूटेड, माना फातिमा ने अंशदान किया, ये इसने किया मान लो y रुपए, दोनों का x y मान लिया। अब सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार मुझे क्या दिया है, तो एक सिंपल सी समीकरण दे रखी है कि दोनों ने मिला के 100 रुपए किए, तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 100 रुपए। भाई दोनों ने मिला के 100 रुपए किए तो x प्लस वाई बराबर 100 रुपए हो गया। अब देखो x प्लस वाई बराबर 100 हो गया, हमें इसकी वो बनाना है ग्राफ, इसका आलेख खींचना है। तो यहाँ पर एक और दो नहीं भरेंगे एक्स वाई की वैल्यू, खुद सोचना, अगर एक भरूंगा तो 99 आएगी, तो कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम यहाँ पर सीधे भरेंगे 20 30 40 ऐसे भरेंगे वैल्यू। जैसे मान लो मैं भरता हूँ, यहाँ पर टेबल बनाता हूँ मैं सीधी, तो जब टेबल बनेगी यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू लिखी जाएगी। मान लो मैंने x की वैल्यू भर दी 40, तो अगर x की वैल्यू 40 भरी तो y की कितनी आएगी, तो y की आएगी 40, इधर आके घट जाएगा तो y की 60। ऐसे ही मान लो मैंने x की 50 भर दी तो y की 50, x की 60 भर दी तो y की 40। अब इससे क्या होगा, जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो ग्राफ पे एक दूना लेके 10 10 लोगे। जैसे मान लो ऐसे ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये x होता है, ये आपका x डैश, ये आपका y और ये y डैश। अब देखो जो गैप होगा ना जीरो, हम एक एक का गैप नहीं लेंगे, 10 10 का गैप ले लेंगे। क्यों, क्योंकि बड़ी नंबर से हमारे पास, और 10 के 10 में सारी आ जाएंगी, ये 10 10 का गैप लेंगे तो मान लो 10 20 30 40 50 60, ऐसे इधर 10 20 30 40 50 60 ले लिया हमने 60 तक। अब उसके बाद बस खत्म, इधर भी ले लो वैल्यू -10 -20 -10 माइनस का 20। सिंपल सी बात है, पहला है x पे 40 y पे 60, इसका मतलब ये ना कि x की 40 y की 60, x 40 कहाँ है ये रहा, y 60 कहाँ है ये रहा, तो आपका यहाँ पे ले लेंगे। देखो x की 40 y की 60, ये वाला पॉइंट ग्राफ पे आपको सीधी लाइन मिलती है, 40 वाली भी 60 वाली भी एक जगह मिलेगी, वो हो जाएगा आपका पॉइंट 40 और 60। अगला 50 50 है, देखो x पे 50 y पे 50, ये 50 ये 50 आपका ये रहा, तो ये x पे 50 y पे 50 हो गया, ये 50 50। ऐसे ही अगला x पे 60 y पे 40, x पे 60 y पे 40 मतलब ये रहा आपका पॉइंट है ना, यहाँ पे आएगा ना x पे 60 y पे ये वाला 40, ये वाला जहां मिलेंगे वहां पे आप लगा देंगे। अब उसके बाद जब आप इसको खींचेंगे ना तो एक सीधी लाइन में आएगा, ये आपके ग्राफ पे एक सीधी लाइन में ही आती है, ऐसी रेखा खींच के सीधी। उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पर इक्वेशन का नाम लिख दिया जाता है x प्लस वाई बराबर 100। तो ग्राफ ऐसे ही बनता है, बना रखे हैं बहुत, तो कैसे बनेगा, ऐसे बना के यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 100, इक्वेशन का नाम भी लिखते हैं। तो ग्राफ आप बना लेंगे, इजी सा ग्राफ है, बस गैप 10 10 का ले लेना है। यहाँ पे एक दो गैप लेंगे तो ये हो नहीं पाएंगे ना क्वेश्चन आपके, इसीलिए पॉइंट लोकेट करने के हिसाब से ही लेना पड़ता है। 100 का भी ले सकते हैं, अगर आपको 100 से बड़ी वैल्यू मिल जाए कहीं पर तो उस हिसाब से आपको इस पॉइंट की, मतलब एक एक जो होता है ना पॉइंट, उसकी वैल्यू इस हिसाब से लेंगे कि ये सारे पॉइंट इस पर लोकेट हो जाए। क्वेश्चन 8 में क्या है, कह रहा है कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फारेनहाइट, मतलब जो यूएसए और कनाडा में है तापमान को फारेनहाइट में मापा जाता है। एंड वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, और इंडिया जैसे देशों में इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, ये सेल्सियस में मापा जाता है। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फारेनहाइट इनटू सेल्सियस। अब एक यहाँ पर एक आपको रैखिक समीकरण दी गई है जो फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलती है। कौन सी है वो समीकरण, ऐसे दिया गया है, देखो F बराबर 9/5 गुणा में C जमा 32, ये दिया गया है। अब जो इसका पहला क्वेश्चन है ना, इसके पहले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फारेनहाइट फॉर y एक्सिस। मतलब इस इक्वेशन से हमें ग्राफ बनाना है, जो सेल्सियस है उसको आप x एक्सिस मानेंगे और जो फारेनहाइट है उसको y एक्सिस मानेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको वैल्यू चाहिए होंगी x y की। मान लो मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना x y की, तो
ये ऐसे वैल्यू निकालता हूं मैं। पहले ग्राफ बनाना है, तो मान लीजिए एक्स वाली और ये वाई वाली। अब ध्यान देना, एक्स की वैल्यू क्या माननी है, जैसे लिखा हुआ है कि जो सेल्सियस है ना आपका, वो मानना है एक्स एक्सिस पर। तो एक्स का मतलब है डिग्री सेल्सियस और वाई का मतलब है डिग्री फारेनहाइट। ये पता होना चाहिए आपको। जो एक्स एक्सिस है उस पर सेल्सियस दिखाना है, वाई एक्सिस पे फारेनहाइट दिखाना है। अब एक बात देखो जरा, तो निकाल दे एफ। देखो वैल्यू सी एफ की निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। अब देखो कैसे निकलेगी। देखो एफ की वैल्यू निकालने के लिए सी पर कोई वैल्यू पुट करेंगे। अब एक बात ध्यान देना, सी पर ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, देखो ये क्या है 9/5 गुना सी है ना। तो यहां पर मान लो मैंने 24 रख दिया, तो क्या फायदा, 5 से 24 भाग होगा नहीं और पॉइंट में वैल्यू आएगी। इसीलिए यहां पर ऐसा नंबर रखेंगे जो 5 के पहाड़े में आता हो। तो मान लो मैंने यहां पर वैल्यू रख दी आपकी 20। इसकी किसकी वैल्यू रख दी, यहाँ पे 20 रख दी। सी की वैल्यू रख दी भाई साहब 20। तो सी की वैल्यू अगर 20 रख दी तो 5 चौक 20, बात समझ में आई ना। 9/5 गुना 20 प्लस 32, तो ये 5 चौक 20, 4 दिन 36 और 36 और 32 68 आ गया। तो 20 रखने पर 68 आया। ऐसी मान लो मैंने यहां पर रख दिया, आप इसकी वैल्यू 20 ना रख के रख दी मैंने 10। तो अगर इसकी वैल्यू 10 रख दी, तो 10 रखी तो 5 दूनी 10, 2 नीम 18, 18 32 50 आ गई वैल्यू। ऐसी मान लो यहां पर मैंने रख दी वैल्यू अब 10 रख के सिर्फ 5 रख दी। अगर 5 रख दी तो 5 से 5 कट गया, 9 और 32 41 आ गया। तो ये 3 वैल्यू निकाल दी मैंने। यहां पर 5 के पहाड़े वाली वैल्यू रखें ताकि ये 5 से कट जाए, वरना फिर पॉइंट में आएगा, उसको लोकेट करना और टफ हो जाएगा। अब ये 3 वैल्यू के आप ग्राफ पे दिखा नहीं सकते हैं। ग्राफ पे आप क्या करेंगे, 10-10 की ले लेंगे वैल्यू। समझ में आ रही है। अगर 10-10 की वैल्यू लेंगे तो 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, उसमें बीच में 5 भी आएगा और 41 भी आएगा। 41 कैसे आएगा, तो जो 40 होगा यहां पर और ग्राफ पे यहां पे 50 होगा, बीच में 10 निशान का मतलब 8, पहला निशान जो होगा वो 41 होगा। ऐसे ही 60 और 70 के बीच में 8वां निशान 68 होगा। तो आप 10-10 का गैप अगर लेके करेंगे तो ये सारे पॉइंट लोकेट भी हो जाएंगे। तो ग्राफ तो आप बना लेंगे। ठीक, इसके सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। सेकंड में ये कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। मतलब अगर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, एक सिंपल सी बात है, सेल्सियस दे रखा है 30 डिग्री, तो फारेनहाइट में क्या होगा। तो ये इसी में तो मान भरना है हमें। कोई भी हमें सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलना हो या फारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना हो, आपको इसी में उसकी वैल्यू भर देनी है। हमें यह दिया हुआ है F बराबर 9/5 और गुना में C प्लस 32। अब दूसरे क्वेश्चन में ना सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है। कह रहा है कि तापमान अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में क्या होगा। तो F ऐसे का ऐसे 9/5 गुना में C की जगह आप भर देंगे 30 जमा में 32। वैल्यू निकालने आती है ना, 5 6 30, F बराबर 9 6 54 जमा 32। तो क्या हो जाएगा 2 4 6 5 3 8, 84 डिग्री आ गया फारेनहाइट, खत्म। तो वैसे ही कोई भी वैल्यू। थर्ड में कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फारेनहाइट है तो बताओ। अब की बार एफ की जगह 95 भर देंगे, सिंपल। अब की बार एफ की जगह 95 भरते हैं थर्ड क्वेश्चन में। ये 95 हो गया बराबर 9/5 गुना सी जमा 32। अब यहां से सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, 32 को इधर लाएंगे पहले, 95 में से 32 घटेगा, बराबर में 9/5 सी हो जाएगा। 95 में से 32 गया तो 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6, ये आ गया बराबर 9/5 सी। जब सी की वैल्यू निकालोगे तो 63, इधर आके 5/9 होगा, 9 सत्ते 63, 7 पैसे 35, तो सी की वैल्यू 35 आ गई। तो वही तो बस सिर्फ आपको एफ या सी की कोई भी वैल्यू दी हो इस इक्वेशन में पुट करनी है, दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक निकल आएगी कैलकुलेट करके। इसका जो फोर्थ पार्ट है क्या कह रहा है कि इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। मतलब ये कि अगर मान लो कि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो कितने फारेनहाइट होगा, और अगर तापमान 0 डिग्री फारेनहाइट है तो कितने डिग्री सेल्सियस होगा, ये पूछा है। तो वही काम करेंगे, एक बार आप सेल्सियस की जगह 0 भर देंगे, एफ की वैल्यू आ जाएगी। एक बार फारेनहाइट की जगह 0 भर देंगे, सी की वैल्यू आ जाएगी, कुछ नहीं है। इसका जो ये वाला पार्ट है ना, फिफ्थ पार्ट, इसको जरा देखिए क्या कह रहा है कि इफ ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। कह रहा है क्या कोई ऐसा तापमान है जो सेल्सियस में और फारेनहाइट में दोनों में बराबर हो, अगर है तो बताइए। तो देखो जरा कौन सा ऐसा तापमान है। तो एक बात ध्यान देना, वैसे बहुत मुश्किल है समझना, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। एक ऐसा तापमान क्या है, -40 डिग्री सेल्सियस है। देखो अगर मैं -40 यहां पे भरता हूं ना तो एफ की वैल्यू भी 40 ही आएगी, और अगर एफ की जगह -40 भरता हूं तो सी की वैल्यू भी -40 ही आएगी। क्यों, क्योंकि -40 डिग्री जो है ना, -40 डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों में बराबर होता है आपका। अब बेशक भर के देख लो, यहाँ पे -40 भरोगे तो क्या आएगा, -8 और -8 -72, तो क्या बच गया यहाँ पे, -40 ही नहीं आएगा दोबारा से। तो देखो एक बार
यहाँ पे -40 भर के देखो, फारेनहाइट माइनस का ही 40 आएगा दोबारा से, और अगर आप फारेनहाइट पे -40 भरोगे तो सेल्सियस भी दोबारा -40 ही आएगा। तो एक तापमान है ऐसा कौन सा -40 डिग्री का, जो सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों में बराबर होता है।